हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फुली टेक्निक क्लासेस। आज के सेशंस में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क एंड सर्किट, जो हमारा सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में, उससे रिलेटेड है। यानी हम लोग आज स्ट्रेटजी को हम लोग समझेंगे कि यूनिट 1 में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक इस तरह से हम लोग ईडीसी का भी देखे थे कि यूनिट 1 में जो हमको पढ़ाने का तरीका होगा वो क्या होगा, और उसके साथ हम जैसे जैसे अगले यूनिट पे मूव करते जाएंगे आपको एक ओवरव्यू देते चलेंगे कि इस यूनिट में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, और वो यूनिट कितना इम्पोर्टेंट होगा वो बताएंगे, न्यूमेरिकल कैसा आएगा वो बताएंगे। तो ये सारा कुछ हम लेकर के चलेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो होगा आज का हम लोग का, उस सब्जेक्ट का नाम है ECN, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। और इसमें जो आज टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा हम लोग को यूनिट 1 ओवरव्यू, यूनिट 1 ओवरव्यू ऐसे करेंगे। और टाइम अगर आज बचा, थोड़ा बहुत भी हम लोग का आज टाइम बच जाता है, तो कुछ से टॉपिक यानी बेसिक को कवर करेंगे, यानी बेसिक ऑफ नेटवर्क। इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा लगभग 1 आवर का क्लास होगा, जिसमें इन सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि नेटवर्क मोस्ट प्रॉब्ली है कि आपको रिकॉर्डेड का नया लेक्चर्स भी मिलेगा, और हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो ये सिर्फ इस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इस सब्जेक्ट को मैं सोच रहा हूँ कि लाइव पढ़ा दूँ, कम से कम 2-3 यूनिट तो बेहतर होगा। जो न्यूमेरिकल का पूरा कंसेप्ट है वो चीज़ें अगर आप लोग को हम बता देते हैं तो आई होप आपके लिए भी आसान हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। तो आपको यही करेंगे कि इसी तरीक़ा से आपको वीडियो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा कंप्लीट वीडियो है, यानी रिकॉर्डेड में आपका पूरा तरह से कंप्लीट है, 100% सिलेबस आपका क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड में कोई इशू नहीं है। तो जिन स्टूडेंट को रिकॉर्डेड फॉलो करना वो फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किन्हीं को लगता है कि लाइव अगर हो पाया, कंफर्म नहीं है अभी, अगर हो पाया तो कर देंगे, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है वो हम देख लेंगे। अगर यूट्यूब पे पॉसिबल तो नहीं है यूट्यूब पे पूरा क्लास लाइव लेना, तो आपको एप्लीकेशन में होगा, और नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली सारा कुछ का आपको एक बेसिक ओवरव्यू इस तरीक़ा का दे देंगे कि जो टॉपिक आप पढ़े हैं उससे क्या होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, PYQ का पूरा सोल्यूशन दे देंगे आपको, सिर्फ PYQ का पूरा सोल्यूशन दे देंगे। दोनों ईयर का PYQ का सोल्यूशन दे देंगे, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं, सोल्यूशन के साथ आपको बताएं तो कॉन्सेप्ट के साथ सोल्यूशन देंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ सोल्यूशन देंगे, बिना कॉन्सेप्ट के आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है, आगे हम बात करते रहेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा सेम लेक्चर्स पढ़ा है, PDF भी पढ़ा है, आप लोग वहाँ से नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से, एक चीज़ बहुत बारीकी ढंग से वहाँ बताया हुआ है। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम आपको लाइव क्लास चलते रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उसके पीछे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग कैसे कैसे क्या करेंगे आपको बताया भी थे, आज भी बता रहे हैं। सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा वो बेसिक ऑफ नेटवर्क पे होगा, बेसिक ऑफ नेटवर्क, यानी बेसिक ऑफ नेटवर्क पे सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होगा, क्योंकि अगर ये जो कंप्लीट कर लिए उनके लिए सारा आसान हो जाएगा। सर इसमें आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस आपको बताएंगे, इंट्रोडक्शंस टू रेसिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस, इसको एल से डिनोट करते हैं, एंड कैपेसिटेंस।
ये बेसिक है। इसके बाद आप चाहो तो इसमें करेंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है, इन सारे टर्मोलॉजी से आपको हम परिचित करवाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये सब चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे। ये करने के बाद हम बात करेंगे सेकेंड में, सेकेंड में जो हम बात करेंगे आप लोग से, वो क्या बात करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और आपका इंडक्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो आगे हम बात करेंगे वो फिर है इसके बाद ये करने के बाद हम लोग एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट को पढ़ाएंगे आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट। हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग पढ़ा सकते हैं, सब कोई ज़रूरी नहीं, कहीं भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ाएंगे CDR, VDR। ठीक है ना, ये सब चीज़ें की बात करेंगे ETC। यहाँ पे पावर निकालना भी बताएंगे, करंट निकालना भी बताएंगे। तो बेसिक ये सब जो हमारा होगा, इसी में ओम्स लॉ वगैरह भी आ जाएगा। तो सारे चीज़ें ये बताएंगे हम बेसिक में। बेसिक बताने के बाद बहुत सारा, जैसे कि अगर हम बताएं कि ये सर्किट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे कि ऐसा है कि मान लो कि ये थोड़ा समझना है, ये प्लस माइनस है, ये कोई वोल्टेज है। ठीक है, कोई रेसिस्टेंस हम लगा दिए इस तरीक़ा से, ध्यान देना, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि और आगे तक अगर लेके जाने की इच्छा हो तो लेके जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लेके जा सकते हो, तुम्हें इच्छा है इस तरीका करने का, इस तरीका कर सकते, तुम्हें इच्छा है ऐसे करने का, कुछ भी कर सकते हैं हम नेटवर्क में, कुछ भी एनीथिंग ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ले जाकर मिला दो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, कुछ भी जैसे तुमको इच्छा है उस तरीका का बना दो। ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा कोई है वैल्यू। ठीक है, ये आपका VS है, ये भी रेसिस्टेंस R है, सबको वैल्यू सेम मान लेते हैं। ध्यान देना, जो चीज़ें बता रहे हैं ये सब समझना अच्छे से बाय कंसेप्चुअली। ठीक है ना, तो होता क्या है और क्यों इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं उसको हम समझते हैं। अभी अगर R नहीं पता तो R का मतलब इतना ही जानना है कि रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ये कोई एक आपको बना दे कि ये नेटवर्क भी है, आपका सर्किट भी है। ठीक है, अगर हम ऐसा बोले कि इस ब्रांच में इस रेसिस्टेंस के क्रॉस यहाँ पे आपको करंट का वैल्यू क्या होगा, या फिर ऐसे बोले कि इस ब्रांच में यहाँ पे करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू, ऐसा बताना होगा कि ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं, डैट इज पॉसिबल, निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन टाइम को देखते हुए, टाइम कंज्यूम को देखते हुए हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, यानी बेसिक मेथड यूज़ नहीं करेंगे। यानी बेसिक मेथड आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे लगाने में हो सकता है कि 30 मिनट लग जाए, बहुत एक्सपर्ट हैं तो 15 मिनट लग जाएगा, इससे कम नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही हम इस पे थ्योरम अप्लाई करेंगे, बेसिक तो पढ़ लेंगे, बेसिक से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आसानी से ये काम को हम कर सकते हैं। तो जो बड़े काम को आसानी से कर दे उसे क्या कहते हैं, थ्योरम नेटवर्क के रूप में, उसको नेटवर्क थ्योरम बोलते हैं। बहुत टफ नेटवर्क को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को काफ़ी आसान बना दे, उस मेथड को या उस तरीका का रूल को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क थ्योरम। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आता हो, ऐसा कभी आता नहीं है, बस आपको ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे सर्किट है, कैसे नेटवर्क है, इस पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी रुक जाइए, ओवरव्यू आपको दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा ऐसा नेटवर्क है जो कि इसमें निकालना मुश्किल है, लेकिन यही नेटवर्क अगर हम ऐसा दें, ऐसा अगर हम नेटवर्क आपको दें
तो आप कहिएगा सर इसको तो हम तुरंत निकाल लेंगे, जैसा कि ऐसा दिए, एक दो यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा, यहाँ पे इस तरीका 2 में इसका रहेगा तो आसानी से तुम भी है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब कोई हम बोले कि यहाँ पे कोई आपको बोलेगा कि इसमें करंट का वैल्यू क्या है, तो आसानी से निकाल लोगे, टोटल करंट निकालोगे, यहाँ से टोटल करंट आई डैश निकाल लोगे, यहाँ से करंट डिवीजन रूल लगाओगे, पैरेलल में है, तुरंत से आई यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आसान है, तो ये बेसिक से इसको हम बना सकते हैं, ओम्स लॉ लगा करके इसको बना सकते हैं, ये आसान है, बेसिक है, ये क्या है, ये बेसिक है, ठीक है। तो ये बन जाता है, अभी ध्यान नहीं देना है कि आपको बनाना है, ये हम भी नहीं आपको बताना कैसे बनाना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब पढ़ लोगे तो ये आसानी से बन जाएगा, बिना पेन का आप तुम बनाओगे, बिना कॉपी पेन का यूज ही नहीं करोगे, डायरेक्ट तुम बनाओगे, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये वाला क्वेश्चन आपको दे दे तो इसमें पेन भी लगा लोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बहुत तरह का क्राइटेरिया हो सकता है, जिसके कारण आपको हो सकता है कि ना बने, मेहनत करने के बावजूद भी टाइम भी लॉस्ट हो जाए, क्वेश्चन भी ना बने, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेटिव पेपर है, ठीक है। इसी के लिए ऐसा अगर आता है सर्किट इन फ्यूचर्स का भी आपको बनाने के लिए, तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो नेटवर्क थ्योरम यूज करते हैं, नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम काफ़ी बेसिक थ्योरम भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना है मेश एनालिसिस पढ़ना है। अब मेश एनालिसिस कैसे पढ़ेंगे वो बताएंगे। और दूसरा जो आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है नोडल एनालिसिस। ये नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस काफ़ी नेटवर्क का या नेटवर्क थ्योरम का बोले तो हट है अपने आप में, ठीक है। इन दोनों पढ़ने से पहले आपको जो हम पढ़ाएंगे, ये थ्योरम पढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज़ और टॉपिक पढ़ाएंगे, KVL और KCL। क्या पढ़ाएंगे वो? KVL एंड KCL। ये क्या होता है सर? तो एक किरचॉफ्स महोदय थे, किरचॉफ्स ऐसा रूल दे करके चले गए ना, इसका मतलब होता है KVL का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसका होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी इसको हम लोग बेसिक अगर बोलेंगे तो किरचॉफ्स लॉ बोलेंगे, किरचॉफ्स लॉ बोलेंगे, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ का 2 रूल बनाए थे, किरचॉफ्स लॉ जो है 2 रूल बनाए थे, फर्स्ट वन इज KVL, सेकेंड वन इज KCL, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको कहे तो नेटवर्क का अगर कुछ जानते हैं तो इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी इसी का एडवांस वर्जन KVL का हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेश एनालिसिस में, KCL का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे कहाँ पे? नोडल एनालिसिस में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से MCQ में, बहुत बार पूछा है, ठीक है। यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है कि ये मेश एनालिसिस जो होता है कैसा एडवांस वर्जन सर? तो आपको बता दें कि मेश एनालिसिस जो होता है बाबू, वो KVL प्लस ओम्स लॉ होता है, KVL प्लस ओम्स लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं ये। और नोडल को हम लोग बोलते हैं KCL प्लस ओम्स लॉ, ठीक है। ये इसके बाद बहुत सारे आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा आप लोग को। इसके बाद मेश एनालिसिस के बाद सुपर मेश पढ़ाएंगे, नोडल के बाद आप लोग को वहाँ बताएंगे। तो ऐसा नहीं है, सुपर मेश ये जो कॉन्सेप्ट आता है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, इससे हट करके वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बताएंगे। तो बेसिक थ्योरम जो है नेटवर्क का ये दोनों है। अब ये दोनों कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, तो तीसरा नंबर पे आपको जो पढ़ना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे थेवेनिन, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो होगा वो होगा हमारा नॉर्टन। अगर थेवेनिन आप पढ़ लेते हैं तो नॉर्टन पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब बताएंगे इसका बेसिक में भी इसका यूज बताएंगे, ठीक है। और 5वें नंबर पे पढ़ाएंगे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऐसे सबसे पहले भी पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये सबसे अलग है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये सबसे अलग है। हो सकता है कि उसको पहले भी हम पढ़ा दें, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अलग चीज़ें को कभी भी हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। और 6ठा नंबर है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम शॉर्ट में लिख दें MPT, हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, MPT थ्योरम,
ठीक है। इसको सुपरपोजिशन को हम लोग बोलते हैं एसपीटी, ठीक है ना, ध्यान रखना। और 7वां नंबर में पढ़ना है जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और यहाँ करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस पूरा तरीक़ा से यूनिट 1 का कंप्लीट हो जाएगा। पहला मेश, दूसरा पढ़ेंगे नोडल, तीसरा थेवेनिन। कहाँ भाग रहे हो भाई, भागना तो मैं थोड़ी ना है। तीसरा ये, चौथा नॉर्टन, 5वां सुपरपोजिशन थ्योरम, 6वां मैक्सिमम पावर और 7वां रेसिप्रोसिटी। ये आप लोग अगर 15 दिन में कवर कर लेते हो, 15 डेज तो इनफ होगा, ठीक है। 15 दिन में ये कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत पढ़ना है। तो चलो 15 दिन का इसमें टाइम हम दे दिए, ठीक है। बाकी आप अपने अनुसार देख लेंगे, ठीक है। तो आज का मेरा ओवरव्यू इतना ही था, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट पार्ट जो आज का हम बताएं कि ओवरव्यू देंगे आप लोग को, तो हम इसी तरीक़ा से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अब हम सबसे स्टार्टिंग से लेकर के आपको चलते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो आपको हम बताए थे कि इंट्रोडक्शन टू रेसिस्टेंस या बेसिक ऑफ नेटवर्क पे, इससे पहले आप लोग को स्टार्टिंग में जाने से पहले एक जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी, जो भी आप बोलते हैं वो, ठीक है। तो नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी जो आप बोलते हैं उसको पहले समझाते हैं कि नेटवर्क और सर्किट में क्या अंतर है। यह है नेटवर्क और ये है सर्किट, ठीक है। नेटवर्क और सर्किट में क्या अंतर है वो थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम है ECN, है ना नाम। तो ECN का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आपको थोड़ा देर से बताएंगे, पहले नेटवर्क और सर्किट समझा लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क आप लोग को एक डेमो क्लास में भी या फिर सिलेबस एनालिसिस में भी एक चीज़ बताए थे कि नेटवर्क आप लोग सुने होंगे कि फलाना आदमी के बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐसा नाम सुने होंगे आप लोग। एक चीज़ और आप लोग को बताए थे कि वो नेटवर्क जो कॉन्सेप्ट होता है वही लगभग यहाँ भी यूटिलाइज होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक सब्जेक्ट ही यहाँ पे पढ़ना है, वायरलेस नेटवर्क या नेटवर्किंग। 6 सेमेस्टर में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल कम्युनिकेशंस में भी आपको ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत मिलेगा। ऐसे 6 सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, इसी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। तो अभी जो हम बता रहे हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ ही बताएंगे। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि कोई एक सेंटर पे लोग हो, ठीक है, इसका कनेक्शन इन दोनों से हो, ठीक है, और इसका कनेक्शंस जो है, इसका कनेक्शंस इन दोनों से हो, ठीक है, इसका भी कनेक्शंस इन दोनों से हो। इसी तरीक़ा से और आगे जाएंगे तो इसका कनेक्शन इससे हो, इसका कनेक्शंस इससे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कनेक्शंस इससे हो, इसका कनेक्शंस इससे हो। कहने का मतलब है कि नेटवर्क हम लोग बोलते हैं कि कोई एक जगह से ये फैलता हुआ चला जाता है, ठीक है, स्कैटरिंग, ठीक है ना, ये इस तरीक़ा से चला जाता है, कभी आता ही नहीं है ऐसे। कहने का मतलब कि ये ओपन होता है। कहने का मतलब ओपन, कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से निकला तो ये वापस आएगा ही नहीं, बात समझ में आया। तो ये ओपन होता है, यानी ये पूरा क्लोज नहीं होता है। ध्यान समझना, बेसिक बता रहा है। जबकि सर्किट क्या होता है, सर्किट इस स्थान पे है, ठीक है, इस स्थान से मान लो यहाँ पे गया, ठीक है, हो सकता है यहाँ से 2 लोग का कनेक्शन हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कि ऐसे आया, ऐसा इसका कनेक्शन हो गया, हो सकता है यहाँ का कनेक्शन ऐसे हो सकता है इसका कनेक्शन ऐसे हो, इसका कनेक्शन ऐसे हो, ठीक है, हो सकता है इसका कनेक्शन ऐसे हो सकता है इसका कनेक्शन ऐसे हो, इसका कनेक्शन ऐसे हो, और इसका कनेक्शन जो फाइनली इससे हो। तो हमको जो मतलब है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कि जहाँ से ये निकला फिर कितना स्कैटरिंग हुआ कोई मतलब नहीं। हो सकता है यहाँ से एक और स्कैटरिंग हो जाए, ऐसे हो जाए, हो सकता है यहाँ से और स्कैटरिंग ऐसे हो जाए, हो सकता है ये ऐसा कनेक्शन, हो सकता है इसका कनेक्शन ऐसे। इससे हमको मतलब नहीं है, मेरा मतलब बस इतना है कि यहाँ से जो बंदा निकला, यहाँ से जो निकला वो वापस यहाँ से आ गया, यहाँ से निकला वो वापस आ गया, मतलब ये क्लोज सर्किट हो गया। क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। अब समझना, अब 2 तरह का टर्मोलॉजी यहाँ पे आएंगे, एक ओपन सर्किट आएगा, एक क्लोज सर्किट आएगा, ठीक है। ये अगर ये सर्किट हम मान ले, सर्किट कैसे मान लेंगे, मान लो कि यहाँ पे रेसिस्टर है, मान लो ऐसे हो गया सर्किट, और क्या इस तरीक़ा से हो गया,
ठीक है। तो ये ओपन सर्किट कहलाएगा। अगर यहाँ पे सारा लगा दे तो ओपन सर्किट, जबकि ये हो गया क्लोज सर्किट, ठीक है। ये अब क्वेश्चन आता है, क्या सर ये क्लोज सर्किट हो जाएगा तो क्या ये नेटवर्क नहीं होगा? ये तो ओपन है सर, तो इसलिए इसको नेटवर्क बोल रहे हैं, और ये क्लोज हो गया इसलिए ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया इसलिए सर्किट हो गया। आप क्लोज सर्किट लगा दिया। अभी तो आप सर्किट ही तो समझा रहे हैं ना। अभी आप कहेंगे यहाँ कुछ लोग कि आप तो सर्किट ही समझा रहे हैं सर, यहाँ भी सर्किट लिख दिए, यहाँ भी सर्किट लिख दिए, यानी नेटवर्क सर्किट हो सकता है आपके अनुसार, क्योंकि ये ओपन था तो ये नेटवर्क था, और ये क्लोज हो गया तो ये सर्किट हो गया। ऐसा कुछ को लोगों को आएगा, तो ये ऐसे क्लियर नहीं होगा। अब हम सर्किट के मदद से आपको हम समझाना चाहेंगे। ये बेसिक फंडा था कि एक आदमी से दो आदमी, दो आदमी से तीन आदमी, तीन से वैसा वैसे करते हुए ये ओपन होते चला गया, ठीक है, और ये आपका क्लोज हो गया। अब हम अपने सब्जेक्ट में आते हैं, कि अपने सब्जेक्ट में आते हैं उसके आपको समझाते हैं। कहने का मतलब क्या है समझना, ये कोई प्लस माइनस वोल्टेज है, ठीक है, ऐसा ये हो गया, ठीक है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ऐसा, बस ये ऐसा हो गया। ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये कोई वोल्टेज है, ये रेसिस्टेंस है, ये जो है पूरे कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब कि कोई करंट अगर यहाँ से निकलेगा, ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से कोई करंट निकलेगा, कैसे निकलेगा इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। ये करंट निकलेगा, यहाँ पे करंट कुछ यहाँ पे डिविजन्स होगा, कुछ यहाँ डिविजन्स होगा। अगर ये I है तो यहाँ पे I1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको I2 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ये I1 करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये I1 I2 मान ली है तो इसको अगर I3 मान ले तो शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये I4। लेकिन अब देखेंगे कि I4 करंट इधर आया, लेकिन I3 यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ओपन है, कुछ नहीं है। ये आगे जाए तो गड्ढा में गिर जाएगा, इस रास्ता नहीं है, रास्ता बंद है, ठीक है। जब रास्ता बंद है तो ये जो पूरा कंप्लीट जो है ये हम नेटवर्क कहेंगे, ये कहलाएगा नेटवर्क। ये पूरी तरीक़ा से ये क्लोज नहीं है, ठीक है। अगर हम बोले कि सर इसको अगर हटा दें, ये पार्ट को अगर हटा दें तब क्या होगा, तब ये सर्किट हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये और ये क्या है, आपका सर्किट है। सिर्फ ये दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों सर्किट है, लेकिन जैसे यहाँ की बात करेंगे तो ये सर्किट नहीं नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है नेटवर्क भी है और सर्किट भी है, ठीक है। ये नेटवर्क भी है और सर्किट भी है। सीक्रेट का मतलब सर्किट समझना, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका नेटवर्क है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। ध्यान रखना, क्लोज रहेगा, मस्ट बी नेसेसरी टू क्लोज इन, मस्ट बी नेसेसरी, क्लोज होना चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो क्लोज होना चाहिए, तब उसको सर्किट बोलेंगे। अगर क्लोज नहीं है तो हम उसको नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर हम ऐसा कहें कि ऑल, एक नोट पॉइंट लिखना सारे लोग, कि ऑल सर्किट इज अ नेटवर्क, सभी सर्किट नेटवर्क हो सकते हैं, बट ऑल नेटवर्क इज नॉट सर्किट, ऑल नेटवर्क इज नॉट सर्किट। कहने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे होगे कि ये नेटवर्क भी है तो सर्किट है, ये नेटवर्क है तो सर्किट है, लेकिन ये नेटवर्क है बट सर्किट नहीं है। इसलिए जितने सर्किट होंगे सब का सब नेटवर्क होंगे, जितना भी सर्किट होगा वो नेटवर्क होगा, लेकिन ऑल सर्किट इज अ नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क
इज नॉट पॉसिबल टू कॉल्ड अ सर्किट। ठीक है, तो ये है। अगर किसी को डिफिनेशन चाहिए तो डिफिनेशन लिख सकते हो। अगर किसी को लगता है कि कॉपी में इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो तुम लोग लिख सकते हो। सबसे पहले हेडिंग डालना नेटवर्क का। ठीक है, अब नेटवर्क के अंदर में लिखना नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। नेटवर्क हेडिंग डालना, उसमें उसका डिफिनेशंस लिखना। नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। इट मे और मे नॉट बी कंसिस्ट ऑफ क्लोज पाथ। क्या? नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट फुल स्टॉप। इट मे और मे नॉट बी कंसिस्ट ऑफ क्लोज पाथ एंड इट मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स। एंड इट मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स। अब ध्यान देना बाय डेफिनेशंस क्या कहता है। अब डिफिनेशन से हम लोग चलते हैं। डिफिनेशंस आपका लिखवाएं नेटवर्क का। नेटवर्क का डिफिनेशंस में हम क्या लिखवाएं? इसका डिफिनेशंस में हम लिखवाएं कि नेटवर्क क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है। किसका कॉम्बिनेशन सर? आर एल सी। हो सकता है कि वोल्टेज सोर्स हो सकता है करेंट सोर्स हो। ठीक है, इसमें जो नेटवर्क है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है। जैसा कि अभी हम बताएं, ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है, ये आर है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है। लेकिन इट मे और मे नॉट बी अ क्लोज पाथ, यानी कहने का मतलब ये क्लोज पाथ हो सकता है। जैसे कि ये क्लोज पाथ है क्लोज पाथ, ये भी क्लोज पाथ है, बट ये क्लोज पाथ नहीं है, यानी क्लोज रास्ता नहीं है, ये ओपन है। तो नेटवर्क का डिफिनेशन है कि ये क्लोज पाथ हो भी सकता है और क्लोज पाथ नहीं भी हो सकता है। और इसमें लिखा है एक चीज़ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई एक्टिव सोर्स हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स हो। कहने का मतलब कि ये जो है, ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरीका का भी नेटवर्क हो सकता है। आर एल सी ई लो हो गया। ये आर है, ये एल है, ये सी है, ये आर है, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड आल्सो नेटवर्क। ठीक है, तो ये है। इसका एग्जाम्पल में सारे लोग लिखेंगे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे सारे लोग। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में लिखो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। एग्जाम्पल में लिखो वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसके ब्रैकेट में लिख देना इंटरनेट। इंटरनेट ब्रैकेट में क्या लिख देना? इंटरनेट। अब बताओ कि अगर हम लोग 1 GB डेटा यूज कर लेते हैं, कुछ मैसेजेस भेज के, वो भेज करके, क्या वो वापस आ पाता है? नहीं। ये कहीं ना कहीं, जैसे 1 GB हम यूज़ करते हैं, 1 GB आप यूज़ करते हैं, 1 GB वो यूज़ करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा ना। अगर आप जियो सिम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जियो का एक सेंटर होगा। तो जियो का सेंटर एक दिन में मान लेते हैं कि 1000 या 10,000 GB इंडिया में प्रोवाइड करता है। कहीं एक सेंटर से ये रिलीज होता होगा। इस सेंटर से कोई अलग अलग सेंटर में या अलग अलग स्टेट में, अगर मान लो कि हेड क्वार्टर इसको मुंबई है, ऐसा हम लोग समझे कि हेड क्वार्टर मुंबई का स्पेलिंग यही होता है ना, देख लेना स्पेलिंग। हेड क्वार्टर अगर मुंबई है तो यहाँ से हो सकता है कि दिल्ली आए, ठीक है, हो सकता है कि गोवा जाए, हो सकता है बिहार आए, ऐसा हो सकता है ना, तभी तो कुछ पॉसिबल है। हो सकता है झारखंड जाए, हो सकता है कि और कहाँ बंगलोर जाए, ठीक है। अब यहाँ बिहार आया तो बिहार से हो सकता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। अब बताओ, ये को ओपन ही होता चला जा रहा है ना, देखो तो ब्रॉड होते चला, ओपन होते जा रहा है। तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल जो बताएं कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्रैकेट में इंटरनेट, जो कि आपको समझ में आएगा। ये नेटवर्क का क्या है? एग्जाम्पल है।
ठीक है। अब आते हैं सर्किट पे, तो सारे लोग हेडिंग डालेंगे सर्किट, सारे लोग हेडिंग डालेंगे सर्किट कि सर्किट क्या होता है, हम समझा दिए हैं, ठीक है। अब सर्किट लिखो, लिखो सर्किट का डिफिनेशन लिखना, सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, डिफिनेशंस लिखना, सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ, एंड इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ, एंड it should be consist of closed path, it should be consist of closed path and at least, and at least ऐसे लिखेंगे, and at least, and at least one independent source, at least one independent source, at least one independent source। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट का मतलब कि सर्किट का जो कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट है ये भी किससे होगा बाबू, RLC से होगा, लेकिन इसके साथ एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, वन इंडिपेंडेंट सोर्स, वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। सर इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या क्या आएगा, तो इंडिपेंडेंट सोर्स में आएगा आपका करंट सोर्स, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्लोज पाथ को हम लोग सर्किट बोलेंगे। आई होप पे एवरी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि सर्किट और नेटवर्क में क्या अंतर है। नेटवर्क क्लोज होगा, क्लोज पाथ हो भी सकता है, क्लोज पाथ नहीं भी हो सकता है, जबकि सर्किट को क्लोज पाथ होना कंपलसरी है और साथ ही साथ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स हो, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे सारे लोग, एग्जाम्पल लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया आपका, क्लियर है यहाँ तक। आई होप किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि अब इतना चीज़ें आप लोग पढ़ लिए तो कुछ न कुछ आइडिया हुआ होगा। अब जो हम लोग बेसिक जो बात करेंगे वो आपको कहेंगे कि एक करंट का लेकर के, जिसमें एक टर्मोलॉजी आता है, वो टर्मोलॉजी का नाम है चार्ज। क्या नाम है बाबू, चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये Q जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, चार्ज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आप लोग EDC में, इसीलिए कहा जाता है कि EDC और नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, सोच सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इसको लिख लेना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ठीक है। अब ये चार्ज आप बता क्यों रहे हैं सर, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट। I जो होता है dQ/dt होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कोई एक इस तरीका का रॉड लिए, ठीक है, इसका कनेक्शन से हम बैटरी से कर दिए ऐसा, ठीक है। ये कोई मटेरियल लिए या कुछ समथिंग कुछ भी लिए, रॉड लिए, मटेरियल लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको हम ये सब बताएं कि इसमें जो है यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे। एक्चुअली
जो ये डिफरेंशिएशन से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि dQ/dt यानी ये डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि ये जितना टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इतना Q यानी चार्ज को हम लोग फ्लो करवाएंगे। एक्चुअली में हम लोग कहते ये हैं कि फ्लो ऑफ करेंट यानी जो ये हम लोग बताते हैं कि फ्लो ऑफ करेंट जो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के वजह से, ठीक है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करेंट। ये बेसिक डिफरेंस आप लोग को पता होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो आप यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की ओर जाता है। ऐसा क्यों सर? तो अभी आप लोग को बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है। अब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। यहाँ भी चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रिपेल करेगा। जब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा तो यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये जो होगा नेगेटिव रिपेल करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। अब ये जो चार्ज है जो लोग बोल रहे हैं, ये चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लग रहा है, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो इस तरीक़ा से आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा जिसको बेसिक हम आई से मान लें या फिर I' मान लें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये I' अगर हम मानते हैं तो इसको हम लोग 1 मिनट ध्यान देना, फिर गड़बड़ा जाएगा काम। डायरेक्शन से दे दिए थे ना, देखिए, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये जो आया 1 मिनट, ये इसे चलो, अब ये बता रहे हैं कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे जो करंट आएगा इस तरीक़े से, इसको हम लोग I' मान लेते हैं। ये जो होता है नेचुरल करंट होता है, नेचुरल करंट, ठीक है। और इसके अपोजिट में जो करंट फ्लो होता है यानी ये कन्वेंशनल करंट होता है, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि ये करंट को हम लोग नहीं लेकर के चलते हैं। क्यों सर? तो हम लोग एक डिफरेंस पढ़ते हैं कि करंट के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यानी करंट जो फ्लो होता है पॉजिटिव पोलैरिटी टू नेगेटिव पोलैरिटी, जबकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी टू पॉजिटिव पोलैरिटी। ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन ये होगा, ठीक है। लेकिन ये जो सबसे स्टार्टिंग में ये जो चीज़ें हुई थी, क्या हो जा रहा है यार, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखना। हर जगह ये चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे कि करंट के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट का फ्लो होता है। जो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो हो रहा है उस तरफ जो करंट फ्लो होगा उसे हम नेचुरल करंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में जो करंट फ्लो होगा उससे हम कन्वेंशनल करंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। और यही हुआ है I = dQ/dt। ये चार्ज जो है ये आपका फ्लो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग करंट का यूनिट जो हम लोग बताते हैं उसको देखिएगा कैसे। करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, dQ/dt होता है, ठीक है। और ये Q का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, ठीक है। तो कूलम्ब पर सेकेंड को ही एम्पियर बोला जाता है। याद रखना MCQ में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, स्टार लगा लेना, नोट डाउन कर लेना कहीं पे इस चीज़ को, ठीक है। ऑप्शंस में रहेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ
करेंट या फिर रहेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ करेंट। ऑप्शन ए में रहेगा एम्पियर, ऑप्शन बी में रहेगा कूलम्ब पर सेकेंड, ऑप्शन सी में रहेगा बोथ, ऑप्शन डी में रहेगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चंस ऐसा रहेगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अंदर से आवेश में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके एनर्जी रहता है अंदर से, जैसे ही देखेंगे करंट का यूनिट एम्पियर सट से लगा करके आ जाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी नहीं देखेंगे कि दूसरे ऑप्शन में कूलम्ब पर सेकेंड है। तो ये ध्यान देना, कूलम्ब पर सेकेंड भी एम्पियर को ही बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी को एम्पियर नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक जो आपका डिफरेंस था ये आपको हम बताएं। ठीक है, अब आगे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। कितना टाइम हो गया, ये टाइम आपको लगभग 40 मिनट के राउंड में चला गया है। तो ये बेसिक हम लोग देखें कि आज करंट तक। आगे अगर इसमें बात करेंगे तो हम क्या बताएं कि अगर ऐसा कोई पूछे आपसे, अगर ऐसा पूछे कि ये चार्ज को, ये करंट समझ गए ना सारे लोग, अब आते हैं वोल्टेज पे। ठीक है, या फोर्स पहले आता है उसके बाद वोल्टेज बताएंगे हम। ऐसा अगर बोले कि इसको, ये जो चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इसको मूव करवाना है, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, इलेक्ट्रॉन है इसको मूवमेंट करवाना है या मूव करवाना है, तो क्या सर ये ऑटोमेटिक होता है? क्या ये ऑटोमेटिक होता है मूव? तो नहीं, इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होता है। इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होता है, और जिस फोर्स का नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम है बाबू? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है? कोई भी पूछेगा कि ये क्या होता है इसके, तो आपको बताना होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होता है। जैसे ये पेन है, ये पेन को हमको यहाँ से वहाँ भेजना है तो उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा तो पेन आगे जाएगा। उसी तरीक़ा से इस पे हमें क्या लगता है? फोर्स लगता है, तब ये आगे मूव करता है। देन आफ्टर ये इस तरीक़ा से मूव करता है, ऐसे देखो, ठीक है, मूव करता है। और जो यहाँ पे फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ फोर्स। ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है बताओ? सब लोग लिख लेना, कॉपी में एमसीक्यू में पूछा गया है। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो होता है, आपको वोल्टेज और ईएमएफ में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो आपको F ट्रिपल में पढ़ करके आप लोग आए हैं, देखने वाले हैं वोल्टेज का। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, क्या भी हमने आपको बताया। ठीक है, ये चीज़ें जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता हुआ, यानी ईएमएफ की आवश्यकता हुआ। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो देख लिए कि कोई इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता, वो फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो बेसिक डिफिनेशन से याद रखना। अब हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं कि वोल्टेज बराबर होता है dW/, आपको dQ, यानी जो Q अभी हम लोग चार्ज का पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका यूनिट सब लोग को पता होगा कि वोल्टेज होता है। अब क्या होता है कि चार्ज के रिस्पेक्ट में वर्क डन काम करता है, यानी अभी जो हम लोग देख रहे थे कि चार्ज जो था टाइम के रिस्पेक्ट में काम कर रहा था, फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? ये कहने का मतलब है कि कितना ये जो है, ये कोई मान लीजिए कि रॉड है, अब इसमें है कि ये कितना फ्लो हुआ है, इस पे डिपेंड करेगा। यानी ये इस पे डिपेंड करेगा, ये क्या है आपका वोल्टेज है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना फ्लो हुआ है, यानी काम वर्क डन कितना किया है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये होता है वोल्टेज। अब वोल्टेज का यूनिट जो होता है हम लोग जानते हैं, सब लोग जानता है कि वोल्टेज का यूनिट क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वोल्टेज का यूनिट यही मिलेगा, आपको ऐसा भी मिल सकता है कि एनर्जी यहाँ पे वर्क डन है, तो इसका हम लोग ऐसा बोल सकते हैं
इसको हम लोग जूल बोल सकते हैं। और चार्ज का क्या होता है, आपका कूलाम होता है, चलो से ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी वोल्ट ही बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, जिस तरीक़ा से कूलाम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं, उसी तरीक़ा से जूल पर कूलाम को वोल्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दो डिफिनेशंस है, कुछ नोट पॉइंट है, वो लिख सकते हो कि यहाँ पे वर्क डन कहते किसको हैं, तो हेडिंग डाल सकते हो तुम वर्क डन का, ताकि आपको पता चले कि क्या होता है वर्क डन, ठीक है। वर्क डन, ठीक है। वर्क डन के तुम लिख सकते हो कि फोर्स अप्लाइड टू मूव इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब यही चीज़ बताएं कि फोर्स अप्लाइड, कहने का मतलब कि कितना यहाँ से फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ईएमएफ की आवश्यकता होता है, तो हम कितना फोर्स को अप्लाई किए हैं किसके लिए, टू मूव इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसी को हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, कि कितना एनर्जी हम अप्लाई किए उस काम करने के लिए। तो ये जो काम वाला चीज़ें है ना, याद रखना, ठीक है, कितना एनर्जी हम उस काम के लिए अप्लाई किए। उसी तरीक़े से यहाँ है कि कितना फोर्स हम इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए अप्लाई किए, और ब्रैकेट में तुम एनर्जी लिख सकते हो। ऐसे अगर किन्हीं को नहीं लिख पाएँ तो इस तरीक़े से लिख सकते हैं। एक और बोल दे रहे हैं, फोर्स अप्लाइड टू मूव, क्या, फोर्स अप्लाइड टू मूव, फोर्स अप्लाइड टू मूव, फोर्स अप्लाई टू मूव इलेक्ट्रॉन, और ब्रैकेट में एनर्जी लिख लेना, फोर्स अप्लाई टू मूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी लिख लेना। इसके बाद एक और इसमें एक पॉइंट डाल देना, ठीक है, लिखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, क्या, इसे में लिखना रेट ऑफ चेंज of work done, rate of change of work done, rate of change of work done is known as power, सारा चीज़ एक एक को रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको करंट बताएं, करंट आपको बताए कि dq बाई dt यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको करंट बोलेंगे। वोल्टेज बताए कि उस चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम लोग वोल्टेज बोले, ठीक है। अब ये है कि वर्क डन को जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। तो अगर आपसे पूछे कि पावर का फार्मूला, कि सर पावर बराबर क्या होगा, पावर बराबर क्या होगा, पावर क्या बोले, रेट ऑफ चेंज यानी dw बाई dt। इसको यूनिट क्या होता है, वाट, इसका यूनिट क्या होता है, वाट। या फिर ये अभी बताएं कि एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो वाट या फिर जूल पर सेकेंड यूनिट होगा। तीनों को ध्यान रखना, एक जगह पे तीनों लिख लेना, ठीक है ना, ये तीनों लिखना, करंट कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर, वोल्टेज जूल पर कूलाम या फिर उसको वोल्टेज बोलेंगे, और तीसरा पावर जो हम लोग बोलेंगे जूल पर सेकेंड या फिर इसको वाट बोलेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये बेसिक अगर आपको क्लियर है तो आप कर सकते, ठीक है। अब आइए इसी को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, पावर बराबर, यहाँ से हम बहुत ड्राइव कर सकते हैं। पावर बराबर ड्राइव कर सकते हैं कि ऐसा कि अगर बोले कि dw बाई dq, ऐसा ध्यान देना, इनटू dq बाई dt, तो बताओ कि ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, dw बाई dt बच जाएगा, बचेगा। देखो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये dw बाई dt ही तो बचेगा ना। लेकिन रुको, आपको अभी हम पढ़ाएं कि dw बाई dq क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अभी आपने पढ़ाया कि वोल्टेज होता है, और dq बाई dt क्या होता है, तो आपने कहेगा सर ये तो करंट पढ़ाएं, तो पावर बराबर क्या होता है,
आई इंटू भी इंटू आई। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कहाँ भाग रहे हो, बस लास्ट है, अब ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये पावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और बताएं कि हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, अभी खैर आप लोग को हम नहीं बताए हैं लेकिन आपको बता दे रहे हैं। ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या है, P बराबर क्या है, I इंटू क्या होता है, V होता है, ठीक है। यहाँ से V का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, I को I रहने देंगे और V का वैल्यू पुट करो, क्या होगा, IR पुट करोगे। तो ओवरऑल P का वैल्यू क्या होगा बाबू, P का वैल्यू होगा I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा केस हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू भी होता है ये, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि सर I बराबर क्या होगा, तो I बराबर होगा सर V बट्टा आर। अब इसको अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे I के जगह पे तब क्या होगा, तो P बराबर पुट करो V बट्टा आर, क्या पुट करोगे, V बट्टा आर। तो V बट्टा आर अगर पुट करते हो तो क्या होगा, इंटू V। अब बताओ P बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बट्टा का आर। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही सब बेसिक में आपको काम देने वाला है पावर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आज हमने सोचा था एलिमेंट वगैरह पढ़ाएंगे, लेकिन एलिमेंट वगैरह ना पढ़ा करके आज हमको बहुत खुशी हो रहा है कि आपको बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर किए। सबसे पहले आपको आज हम लोग क्या पढ़ें ये कैलकुलेट कर लेते हैं, नेटवर्क एंड सर्किट का कॉन्सेप्ट पढ़ें, ठीक है। उससे पहले बोले तो ओवरव्यू हम लोग पढ़ें पूरे सब्जेक्ट का। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े आज, ओवरव्यू पढ़ें, ओवरव्यू, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क सर्किट, उसके बाद दूसरा में हम लोग क्या पढ़े बाबू बताओ, नेटवर्क साइड पढ़े। उसके बाद हम लोग करंट का समझे कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, नेचुरल करंट क्या होता है। तो नेचुरल करंट होता है जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसे नेचुरल करंट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट में जो करंट फ्लो होता है उसे कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और ऑलवेज जो हम लोग फॉलो करेंगे वो कन्वेंशनल करंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने करंट को समझा, उसके बाद हम लोग वोल्टेज को समझा, ठीक है। और तीसरा में जो हम लोग वोल्टेज को, चौथा में हम लोग पावर को समझे, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज था समझना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बताए तो नेटवर्क सर्किट में आई होप क्लियर होगा कि जो ओपन पाथ होगा यानी ओपन पाथ होगा, जिसका क्लोज पाथ नहीं होगा वो उसको नेटवर्क बोलेंगे, क्लोज पाथ होगा उसको दोनों बोलेंगे। कहने का मतलब क्लोज पाथ को नेटवर्क भी बोलेंगे, सर्किट भी बोलेंगे, और जो क्लोज पाथ नहीं होगा उसको ओनली फॉर नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। करंट जो हम लोग पढ़ें, ठीक है, तो करंट का कन्वेंशनल क्या बताएं, आई होता है। आई बराबर, आई का यूनिट जो हम लोग पढ़े, करंट का यूनिट हम लोग क्या पढ़े, आई बराबर डी क्यू बाई क्या पढ़ें, डी टी पढ़ें। डी क्यू बाई डी टी का यूनिट क्या बताएं आपको, कूलम्ब पर सेकेंड बताएं या फिर एम्पियर बताएं, ठीक है। उसी तरीक़ा से वोल्टेज हम लोग पढ़े, इसका सिंबल V या फिर सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें तो V है या कन्वेंशनल V है। इसका बराबर हम पढ़े डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ठीक है। इसका जो हम लोग पढ़े कि ये क्या हो गया, जूल हो गया, और ये क्या हो गया, कूलम्ब हो गया। तो जूल पर कूलम्ब को हम लोग क्या बोले, वोल्ट बोले, ठीक है। उसी तरीके से पावर पढ़े हम लोग, पावर को हम लोग P से रिप्रेजेंट किए, और इसमें पढ़ें कि वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग होगा और या फिर जो काम होगा उसको हम लोग पावर बोलेंगे। और ये पावर का फार्मूला क्या, यूनिट क्या हुआ कि जूल पर सेकेंड, और इसको हम लोग क्या बोले बाबू, वाट बोले, क्या बोले, वाट, एम्पियर। तो ये और ये तीनों याद होना चाहिए। अगला क्लास में जो हम लोग बात करेंगे यहाँ से तो थोड़ा सा अब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर का बता देंगे कि अब्जॉर्ब पावर, डिलीवर पावर क्या होता है। तो आगे का टॉपिक याद रखिएगा कि आगे का टॉपिक जो हम बताएंगे अब्जॉर्ब पावर
और डिलीवर पावर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। उसके बाद बताएंगे एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट। तो ये आगे का क्लास हमारा शेड्यूल होगा, इस तरीके का आगे का क्लास में हम बताएंगे, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा ये हम बता देंगे। ठीक है, तो अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए तो ये सब तो बेसिक है, नोट्स हम अपलोड कर देंगे, इसका टेंशन लेने की नहीं है। तो नोट्स आप लोग को दे दिया जाएगा, क्योंकि हम नोट्स से ही पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ नोट्स में ही लिखे हैं। तो जितना भी बेसिक होगा वो नोट्स आपको को दे देंगे, आप लोग बुक भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।